Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Last few days in the world were completely focused on SCO, Shanghai Cooperation Organization का जो इजलास हुआ टियानजिन में, और उसके बाद जो मिलिट्री डे परेड हुई. ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन्होंने ग्लोबल साउथ का जो एक विजन है उसको फॉर्मलाइज किया है. सो फ्रॉम SCO जॉइंट कम्युनिके टू विक्ट्री डे परेड देखने की कोशिश करते हैं कि जो विजन सामने आया है उसमें जॉइंट कम्युनिके की शक्ल में पाकिस्तान और इंडिया ने क्या स्टांस लिया है और रशिया क्या कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है, बिकॉज दीज आर द कंट्रीज हु आर लीडिंग SCO एट द मोमेंट और उसके डिसाइसिव पार्टनर्स हैं. चाइनाज मैसेज टू द वर्ल्ड दिस वीक केम इन टू पार्ट्स. लेट्स से एक तरफ उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की तियानजिन में और दूसरी तरफ एक ग्रैंड मिलिट्री परेड की बीजिंग में. टुगेदर दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ डिप्लोमेसी, rivalry, new power struggle in the world and the power projection of China. जॉइंट कम्युनिके को देखते हैं पहले. ये जो SCO समिट हुई है तकरीबन इसमें 20 लीडर्स मौजूद थे, जिसमें शी जिनपिंग होस्ट कर रहे थे, व्लादिमीर पुतिन थे, नरेंद्र मोदी थे, शहबाज शरीफ थे और बेशुमार लोग और भी मौजूद थे. नरेंद्र मोदी ने जो मिलिट्री डे परेड है उसमें शिरकत नहीं की, किम जोंग उन ने शिरकत की है. सो ये सारे सिंबल्स हैं और सिग्नल्स हैं जिसको जो होस्ट कंट्री है वो बहुत क्लोजली देखता है. जॉइंट कम्युनिके में किस चीज़ पे एम्फेसिस था? लेट्स लुक एट इट. एक तो ये कहा गया कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए जो कि कोल्ड वॉर मेंटालिटी और उस वक्त के ब्लॉक्स जो आज तक चल रहे हैं उनसे दूर हो. ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की बात हुई. फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एक्सपैंड करने की बात हुई, जिसमें प्रेसिडेंट शी का प्रपोजल फॉर एन SCO डेवलपमेंट बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेसिडेंट पुतिन ने एक स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात की और सजेस्ट किया कि SCO बॉन्ड्स होने चाहिए जो कि बाईपास करें डॉलर को. नेशनल करेंसीज़ के ऊपर उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया. तो इस विजन में इंडिया और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं? बड़े डिफरेंट और डाइवर्जेंट ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशन सामने आई. पाकिस्तान ने क्या कहा पहले वो देख लेते हैं. पाकिस्तान का विजन ये था कि हम चाइना की जो मल्टीपोलैरिटी है और मेगा मार्केट इंटीग्रेशन है उसको कम्प्लीटली बैक करते हैं. साथ साथ पाकिस्तान ने हाईलाइट किया कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लाइक CPEC होने चाहिए, रादर दे आर द फ्यूचर एंड दे आर द रीजन्स इकोनॉमिक बैकबोन. इसके अलावा काउंटर टेररिज्म पे भी एग्री किया, लेकिन साथ वार्न किया. मैं वार्न का वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि काउंटर टेररिज्म के नाम पे जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं और पाकिस्तान को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है टू द वर्ल्ड बाय द इंडिया, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि देयर आर पावर्स प्रेजेंट इन द रीजन जो कि ख़ुद टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं ऑफ टेररिज्म. तो हमें उससे कॉशियस रहना पड़ेगा. बट वी ऑल्सो अग्री कि काउंटर टेररिज्म के लिए ग्रेटर एफर्ट्स की ज़रूरत है इस ब्लॉक में. इसके अलावा चाइना, रशिया और ईरान कैंप के साथ अगर ये कहा जाए कि फर्मली पाकिस्तान खड़ा हुआ तो ये गलत नहीं होगा. देयर वर नो इफ्स एंड बट्स. प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बैठ के बड़ा क्लियर वर्ड्स में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि रशिया इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात रखता है. ऑल वी केयर अबाउट इज़ कि हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ जो ताल्लुकात हैं रशिया के वो फ्लरिश करें और स्ट्रेटेजिक नौइयत के हों. सो वेरी क्लियर मैसेजिंग. बट इंडिया की साइड पे जो मैसेज है वो थोड़ा सा डुप्लिसिटी प्रोजेक्ट करता है. नाउ हाउ इज़ दैट सो? अगर आप SCO में बैठ के G20 की बात करें, that doesn't make sense. SCO has a different mindset. वो बात कर रहा है मल्टीपोलैरिटी की, वो बात कर रहा है मल्टीलैटरलिज्म की, नेशनल करेंसीज़ की बात कर रहा है, इन अदर वर्ड्स डी डॉलराइजेशन, अपने बैंक्स की बात कर रहा है, कनेक्टिविटी की बात कर रहा है. G20 या जो वेस्ट है उसके अपने ब्लॉक्स हैं, वो अपने तरीके से ऑपरेट करता है और वो सिस्टम, वो लिबरल ऑर्डर आज कहाँ खड़ा है, वी ऑल नो इट. बट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पे जाके G20 की थीम ही दोहरा दी. उन्होंने कहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. Now this is a strategic folly, a strategic blunder to do that, because it simply means कि आप वही equation यहाँ लेके आ रहे हैं. You have nothing new to offer to this block. और अगर आप कुछ नया ऑफ़र नहीं कर सकते तो आप कम से कम जो कुछ ये ब्लॉक ऑफ़र कर रहा है आप उसी को दोहरा देते, आप उसी को कहते कि हम उसके साथ खड़े हैं. इसके अलावा जो वहाँ पे जाने से पहले वज़ारत ख़ारजा है भारत की,
उसके जो स्पोक्स पर्सन है मिस्री, उनसे पूछा गया कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी 7 ईयर्स के बाद चाइना जा रहे हैं तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट, आखिर कुछ एजेंडाज होंगे, कुछ चीज़ें आप लोगों ने टेलर मेक की होंगी जिन पे बातचीत करनी है। तो उन्होंने कहा हमारा तो सिंपल वन लाइनर एजेंडा है एंड दैट इज़ टेररिज्म, विच मेंट नथिंग एल्स, कि हम सिर्फ टेररिज्म की बात करेंगे और उसका भी मकसद यकीनन ये है कि पाकिस्तान को हिट किया जाए। सो वहाँ जाके एक दफ़ा फिर एक तो G20 की जो थीम है वो दोहरा दी और साथ कहा ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। सो एवरीबडी न्यू वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम, इट इज़ जस्ट अ रेपिटेशन, इट इज़ जस्ट गेनिंग टाइम, कि शायद कुछ टाइम में दोबारा वेस्ट में आपके ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएं तो आपको इस ब्लॉक की ज़रूरत ना रहे, या यू आर प्लेइंग बोथ साइड्स। यूरेशियन रेलेवेंस में रहते हुए उसको शायद आप यूज़ करना चाहते हैं एज अ स्ट्रेटिजिक डेप्थ, जबकि आपकी रियल लॉयल्टीज़ जो हैं वो वेस्ट के साथ हैं। सो आप जब आपको मौका मिलेगा अपने आप को डिस्टेंस करेंगे फ्रॉम चाइनीज़ लेड ब्लॉक्स, और अभी तो करीब आए हुए ही कोई अरसा नहीं हुआ। सो इट वाज़ अ वेरी पुअर प्ले इन माई ओपिनियन, इन माई पर्सनल ओपिनियन, कि अगर डिप्लोमेसी ही करनी थी तो ज़रा स्मार्ट कर लेते। इतनी क्लियर डुप्लिसिटी अगर नज़र आ रही है और रीडेबल है तो हम तो फिर एनालिस्ट हैं, आप इमेजिन करें जो वहाँ के लीडर्स हैं वो इसको कैसे रीड कर रहे होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द विक्ट्री डे परेड। बहुत मैसिव डिस्प्ले था, मार्किंग द 80th एनिवर्सरी ऑफ Japan's defeat in the World War II. आप ये याद रखें कि वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री आप जब भी पढ़ेंगे उसमें आपको एलाइड फोर्सेस और यूएस का जिक्र ज़्यादा मिलेगा, फ्रांस सामने नज़र आएगा, यूके सामने नज़र आएगा, यूएस लेटर ऑन उसका हिस्सा बनता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये बात बहुत कम होगी कि जापान की जब एग्रेशन बढ़ रही थी और वो एशिया में भी एग्रेशन करने की कोशिश कर रहा था तो उसको किसने रोका था? उसमें यकीनन चाइना ने बड़ा रोल प्ले किया था। इसलिए सारे ममालिक अपनी अपनी जगह इसको जब सेलिब्रेट करते हैं, ये विक्ट्री डे परेड फ्रांस में भी होती है, ब्रिटेन में भी होती है, यूएस में भी होती है, तो उसको अपने अपने विजन और अपनी अपनी सेक्रीफाइसेस के विजन से इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो इसीलिए क्योंकि बेशक जो नैरेटिव इन द हिस्ट्री है वो टेपर्ड है, उसमें से चाइना का रोल निकाल दिया गया है, बट द हिस्ट्री इज़ देयर कि चाइना ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया था। जो इस मिलिट्री डे परेड के स्पेक्टिकल्स थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, एडवांस AI enabled सिस्टम्स, फॉरेन लीडर्स के सामने से गुजरे अपना डिस्प्ले करते हुए। पुतिन वहाँ मौजूद थे, किम जॉन उन वहाँ मौजूद थे, शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद थे, और भी कई कंट्रीज़ के लोग वहाँ मौजूद थे, ईरान के भी लीडर्स थे, नरेंद्र मोदी नहीं थे। आई एम मैंशनिंग दिस अगेन बिकॉज विक्ट्री डे परेड को मिस करना एक तरह से जो आपका होस्ट होता है अगर उसकी इतनी अटैचमेंट हो किसी इवेंट से तो उसको मिस करना इज़ कंसिडर्ड रूड। बहरहाल वेस्टर्न लीडर्स क्योंकि वहाँ बिल्कुल मौजूद नहीं थे तो एक क्लियर डिवाइड नज़र आ रहा था कि SCO ऑन वन साइड और US अलाइंड पावर्स ऑन द अदर साइड एंड कम्प्लीटली एब्सेंट। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो एशिया का मैं जिक्र कर रही हूँ कि एशिया का भी रोल था वर्ल्ड वॉर 2 में, वो क्या था। जापान की एग्रेशन इन चाइना, इन्वेजन ऑफ मंचूरिया एक एरिया था 1931 में, वहाँ से शुरू हुई, वो आते आते मंचूरिया तक पहुँच गए, ये 1931 की बात है। और फिर एक फुल ब्लोन वॉर शुरू हो गई बिटवीन चाइना एंड जापान जो कि 1937 तक बहुत शदीद क्लैशेस की शक्ल में जारी रही। और उस वक्त ये याद रखें कि चाइना में ख़ुद अपने अंदर भी एक सिविल वॉर चल रही थी। कुओमिंटांग पार्टी थी एक और एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी KMT और CCP चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ये दो पार्टीज़ आपस में सिविल वॉर में इन्वॉल्व थी। बहुत शदीद इनके आपस के झगड़े थे, लेकिन जब जापान की एग्रेशन सामने आई तो इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट के साथ 1945 तक इकट्ठे ये जंग लड़ी और उनको एंटर नहीं होने दिया एशिया के इस डोमेन में जो चाइना है। एट्रॉसिटीज़ और लॉसेस का अगर जिक्र करें तो जापान ने जो चाइनीज़ सिटीज़ में जहाँ जहाँ एडवांस कर लिया था, स्पेशली जो नानजिंग मैसेकर है वो तो बहुत मशहूर है, बहुत ब्लडी था, बहुत मैसिव सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई थी, सफरिंग्स थी, देखने के काबिल स्पेक्टिकल्स नहीं थे। तकरीबन एस्टिमेटेड 20 मिलियन चाइनीज़ जिसमें ज़्यादातर सिविलियंस थे, दे डाइड ड्यूरिंग दिस वॉर।
ग्लोबल टर्निंग पॉइंट्स को अगर हम नोटिस करें वर्ल्ड वॉर 2 की, तो जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया 1941 में, तो आप इससे अंदाज़ा करें कि उसके बाद यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ इस वॉर में, और चाइना 1931 से ये वॉर ऑलरेडी लड़ रहा था. सो 1945 में बाय द टाइम पर्ल हार्बर हैपेंड इन 1941, तो फाइनली यूएस ने 45 में एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप कर दिए ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, और इस तरीके से फिर जापान ने सरेंडर किया. सो सितंबर 2 1945 इस वजह से एक तारीख़ है जो बहुत मशहूर है इन द वर्ल्ड वॉर 2. आफ्टरमाथ इन चाइना क्या हुआ इस जंग के फ़ौरन बाद? जो दो पार्टीज़ आपस में ऑलरेडी जिनका मैंने जिक्र किया, KMT और कम्युनिस्ट पार्टी जो हैं, उनकी सिविल वॉर दोबारा शुरू हो गई. और माओ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 1949 में उसने तकरीबन कब्ज़ा कर लिया, वो सिविल वॉर जीत ली जैसे मर्ज़ी कह लें. और वो जो दूसरी पार्टी थी KMT, वो ताइवान चली गई. अब ताइवान वी ऑल नो कि एक अलहदा जजीरा है, बट इस सारी वर्ल्ड वॉर के सिनारियों में जिन जिन जजीरों के ऊपर या तो KMT यानी ये दूसरी पार्टी ने कब्ज़ा कर लिया जाके, या फिर जापान ने कब्ज़ा कर लिया, वो सारे जजीरे आज भी चाइना क्लेम करता है. और इसी वजह से वन चाइना पॉलिसी मशहूर है कि जो कंट्रीज़ इस बात को मानते हैं कि ये इलाके इंक्लूडिंग ताइवान चाइना का हिस्सा थे, इस वक्त इनके ऊपर किसी और ने अगर कब्ज़ा किया हुआ है दैट्स डिफरेंट, लेकिन चाइना अपनी वन चाइना पॉलिसी पे एडमेंट है आज भी, और इनसेपरेबल पार्ट समझता है वो ताइवान को अपना. लेकिन वेस्ट उसको सपोर्ट करता है और उसकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है. और यही सारा झगड़ा है कि आप क्वाड में देखते हैं कि जापान आज US के साथ खड़ा है, क्योंकि आज जो कॉमन एनिमी है वो चाइना है. और इसीलिए साउथ चाइना सी में जो टेंशन्स हैं, इसीलिए जो नेवल बिल्ट अप इतना ज़्यादा चाइना को करना पड़ रहा है, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए करना पड़ रहा है. दिस इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू. उनकी प्रोटेक्शन को वेस्ट एग्रेशन कहता है, नॉट रियलाइजिंग कि ये इलाके पहले से चाइना का हिस्सा थे और चाइना उनको छोड़ने को तैयार नहीं है. 2014 में फर्स्ट टाइम सितंबर 3 को डिक्लेयर किया गया था विक्ट्री डे, और इसको आज तक मनाया जाता है. इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी है. सो दिस इज़ हाउ दिस होल स्पेक्टिकल, दिस होल इवेंट जिसको पूरी दुनिया देख रही थी, वो कंक्लूड हुआ है. और बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया में जो गया है, अगर मैं उसको पढ़ना शुरू करूं तो कोई दुनिया का न्यूज़ आउटलेट नहीं है जो इसे डिस्कस नहीं कर रहा. प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक और ट्वीट आ गई जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर एतराज़ कर दिया है इंडिया पे कि इंडिया जो है वो अगर अपने टैरिफ्स कम करता है तो हम उससे बात करने को तैयार हैं, अदरवाइज़ इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री. इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कह दिया कि ये अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश है एक नया बैंकिंग सिस्टम लॉन्च करना और एक और करेंसीज़ की बात करना किसी और प्लेटफॉर्म से. और किम जोंग उन, पुतिन और प्रेसिडेंट शी का एक जगह इकट्ठा होना, इट इज़ अ बिग मैसेज टू द वेस्ट, टू द वेस्टर्न ब्लॉक्स. सो आने वाले वक्त में यूँ लगता है कि चीज़ें पाइल अप होंगी, एस्केलेट भी करेंगी, चाहे वो सी लेवल पे करें. लेकिन जब तक ये मामला सेटल नहीं होता कि जो करंट ग्लोबल ऑर्डर है ये सितंबर में पीस को कितना मौका देता है, चीज़ें टर्बुलेंट ही रहेंगी. आई विल सी यू टुमारो.